गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और स्वागत है आप सभी का इस रिकवरी फेज के पहले Q&A सेशन में। अगर आपको अगले Q&A सेशन में फीचर होना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि सवाल सिर्फ फिटनेस ओरिएंटेड होने चाहिए, आप लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स और इंटरेस्ट में से मुझे लिटरली कुछ भी पूछ सकते हो। अभी सुबह के 8 बज गए हैं, मैं नीचे एक छोटे से मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ ताकि मैं सुंदर से सनराइज को एंजॉय कर सकता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम Boy03 गेमिंग। डियर साकेत भाई, व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? हाउ कैन वी नो दैट वी आर सक्सेसफुल? अब सक्सेस के ऊपर मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो शायद बाकी के दुनिया से अलग होगा। आजकल हम रील्स और सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों का सक्सेस का डेफिनेशन बहुत ही ऑल्टर हो जाता है। एक सेकंड, ये विबग्योर की स्कूल बस निकल रही है, वो जाने के बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। स्कूल की याद आ गई वैसे ये स्कूल बस देख के। तो हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करते हो तो शायद आपको लगता होगा कि एक मिलियनर बनना, न्यूयॉर्क के हाई स्टोरी अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेना, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां लेना, ये सारा सक्सेस है। मेरे हिसाब से अगर लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज कवर हो गए हैं, यानी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक मर्द हो तो आपके फैमिली के लिए भी ये सारी चीजें, तो उसके बाद सक्सेस का डेफिनेशन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। एक व्यक्ति तब सक्सेसफुल होता है अगर वो एक गोल की ओर काम कर रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूमिंग कि ये बेसिक लाइफ नेसेसिटीज कवर हो चुके हैं, अगर एक आदमी कल सोचता है कि यार मुझे टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आई नो कि टीचिंग एक हाई पेइंग जॉब बिल्कुल नहीं है, एकदम बेसिक सैलरी मिलती है, एटलीस्ट अगर आप बिजनेस वाले लोगों से या बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ से कंपेयर करोगे, पर उस बंदे को टीचिंग की पैशन है एंड ही वांट्स टू टीच। अगर उसके दिमाग में ये गोल है और वो हर दिन अपने टीचिंग के काम पे मेहनत कर रहा है और स्टूडेंट्स को अपने पूरे दिल के साथ सिखा रहा है, तो वो आदमी एक सक्सेस है। एक और एग्जांपल, अगर एक औरत शादी के बाद सोचती है कि यार मुझे जॉब वॉब कुछ करना नहीं है, मैं एक हाउसवाइफ बनूंगी और मैं अपना 100% एफर्ट देके घर, बच्चे, खाना, साफ सफाई सब कुछ संभालूंगी, तो मेरे पर्सपेक्टिव से वो औरत एक सक्सेस है। इस छोटे से मॉर्निंग वॉक को अभी खत्म करना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, ब्रेकफास्ट करके और कपड़े वपड़े बदल के मुझे अगले 30 मिनटों के अंदर फिजियोथेरेपी के लिए निकलना है। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, 4 पूरे अंडे और 2 टोस्ट के स्लाइसेस। अब मैं जल्दी से ये खाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा और फिजियोथेरेपी सेशन के लिए निकलूंगा। यार पहले 2 हफ्तों में फिजियोथेरेपी के जो सेशंस थे वो सुबह के 10:30 बजे हुआ करते थे, पर आजकल सेशंस 8:45 को होते हैं, इसीलिए सुबह के जो भी काम होते हैं वो जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। पर एक्चुअली सेशन जल्दी शिफ्ट हुआ ये एक बहुत अच्छी बात है। सेशन जल्दी होने की वजह से मैं फोर्सफुली थोड़ा सा जल्दी उठने लगा हूँ और वापस आने के बाद मुझे 1-2 घंटे पढ़ाई करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। तो फिजियोथेरेपी के लिए निकलने के पहले मैं और पापा कॉफी पीते पीते टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। फिलहाल तो एशेज चल रहा है, एशेज मतलब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये 5th यानी आखिरी टेस्ट मैच है और फाइनली 4 लो स्कोरिंग टेस्ट मैचेस के बाद एक अच्छी मैच देखने को मिल रही है। आई डोंट नो वेदर ये T20 का इन्फ्लुएंस है या बेसबॉल का इन्फ्लुएंस है, पर आजकल टेस्ट क्रिकेट इतना फास्ट स्पीड से खेला जाता है कि पुराने दिनों में जिस टाइप के हाई स्कोरिंग टेस्ट मैचेस होते थे जहां पर पेशेंस के साथ बैट्समैन अच्छे से खेलते थे, वो देखने को नहीं मिलता। पर ये मैच सो फार बहुत अच्छी जा रही है। इंग्लैंड के पहले इनिंग्स में जो रूट ने 160 बनाया, अभी ट्रेविस हेड ने 163 बनाया। मजा आ रहा है। गाइस, गर्मा गर्म कॉफी रेडी हो चुकी है। फिजियोथेरेपी के लिए हमें एग्जैक्टली 5 मिनट में निकलना है, तो ये पीते पीते एक और क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम शुभम राजमाने। ब्रदर, स्टार्ट वॉचिंग एनिमे इफ यू आर दिस मच फैसिनेटेड बाय हैरी पॉटर। अब ये बात सिर्फ ओजी व्यूअर्स को पता होगी, पर जब मैंने 5-6 साल पहले व्लॉगिंग चालू किया था तब मैं एनिमे से काफी ज्यादा ऑब्सेस था। इनफैक्ट 2020 और 2021 के जो भी व्लॉग्स थे उनमें मैं उस वक्त पे जो एनिमे देख रहा हूँ मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करता था। मुझे याद है इस चैनल पे हम सब ने मिलके अटैक ऑन टाइटन देखा है, हाईक्यू देखा है। जब ब्लू लॉक वो फुटबॉल वाला एनिमे आया था तो मैंने वो भी डॉक्यूमेंट किया है। पर आई डोंट नो ओवर द इयर्स क्या हुआ, एनिमे के साथ मेरा जो कनेक्ट था वो धीरे धीरे चला गया और मैं बाकी के शोज ज्यादा देखने लगा जिनमें एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, मुझे स्टोरी वाले एनिमे शोज बहुत ज्यादा पसंद है और एक्शन एनिमे बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई हीरो एकेडेमिया, वो शो मैंने कई बार देखने की कोशिश की, पर 3-4 एपिसोड्स के बाद वो जो भी
फाइटिंग सीन्स है, वो जो भी एक्शन सीन्स है, वो देख के मैं काफी ज्यादा बोर हो जाता हूँ। पर ऐसे एनिमे शोज जिनमें एक्शन कम और स्टोरी ज्यादा है, वो मैं आज भी कभी कभी देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2025 साल में मैंने, आर्यन ने और नील ने, हम तीनों ने मिलके ब्लू बॉक्स नाम का एनिमे नेटफ्लिक्स पे देखा था। वो मुझे बड़ा पसंद आया। एक और एक्सेप्शन है एनिमे मूवीज जिनके स्टोरीज बहुत बढ़िया है। माकोतो शिंकाई करके एक एनिमे डायरेक्टर है, वो मेरे फेवरेट है बाय द वे। मैं उनके मूवीज का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। मे बी रिकवरी Q&A पार्ट 2 में आप मुझे अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हो, और अगर आपको मुझसे रिकमेंडेशंस चाहिए कमेंट कर देना। तो गाइज फिजियो सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज फिजियोथेरेपी पे हमें 2 खुश खबरें मिली जो मैं आपको अगला क्वेश्चन आंसर करने के बाद बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम Ani GR888। होपफुली यू रिकवर सून एंड बी एट योर प्राइम अगेन। दिस इजंट अ क्वेश्चन बट आई एम लुकिंग फॉर अ रिकमेंडेशन। आई हैव इंजर्ड माय लेफ्ट शोल्डर व्हाइल डूइंग बेंच प्रेस सिंस लास्ट May एंड स्टिल हैवंट रिकवर्ड। कुड यू प्लीज रिकमेंड अ डॉक्टर स्लैश फिजियोथेरेपिस्ट? आई एम करंटली लिविंग इन पुणे। तो यार मैं अपने रिकवरी के लिए एक हॉस्पिटल में जाता हूँ। हॉस्पिटल में जाने की अच्छी बात यह है कि वहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टर से लेके, फिजियो से लेके, इक्विपमेंट, मशीनरी और टूल्स तक उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। एंड आई डू बिलीव कि सही डायग्नोसिस मिलने के साथ साथ ये सारा इक्विपमेंट होने की वजह से फाइनली मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। इसका एक और एडवांटेज है, मेरे केस में 2 इश्यूज होने की वजह से मैं पहले इशू के लिए जिन न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट कर रहा हूँ उनकी बात मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से होती है, जो मुझे दूसरा इशू सॉल्व करने में मदद कर रही है। एंड फन फैक्ट, पर इस फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक दूसरा क्वालिफिकेशन भी है जो मेरे करंट केस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। तो सारे डॉक्टर्स एक साथ कनेक्टेड हैं और लूप में है, तो जो भी डिसीजंस बनाने पड़ते हैं वो बनाने के बाद सब अपडेटेड होते हैं। अब अनी, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। मैं आपको वही हॉस्पिटल रेकमेंड करूंगा। सिर्फ एक छोटा सा सीन है, मैं अभी जहाँ पर जाता हूँ वो मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकता। ऑलरेडी लोग मेरे रील्स और शॉर्ट्स देख के अपना फुल दिमाग लगा के उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट किया है कि मैं कहाँ पे जाता हूँ, और लोग वहाँ पर मिलने के लिए भी आए हैं। मुझे आप सबसे इन पर्सन मिलके बहुत खुशी मिलती है, पर आई डू बिलीव कि एक मीट एंड ग्रीट के लिए हॉस्पिटल अप्रोप्रिएट लोकेशन नहीं है। इससे अच्छा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं जिस जिम में ट्रेन करने के लिए जाता हूँ यानी इवॉल्व, आप वहाँ पे आ सकते हो। वो थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। पर आपको मदद करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा। आप मुझे उस पे ईमेल कर दो, अनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं आपको हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दूंगा। जस्ट मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस आपके ही नाम से है ताकि मुझे पता चलेगा। आई जेन्युइनली होप कि आपकी रिकवरी जल्दी से हो जाती है। आपकी इंजरी भी मई से ही है, तो मैं इन अ वे रिलेट कर सकता हूँ। जल्दी रिकवर होना नॉट डन येट। आज मुझे 2 खुश खबर पता चले। सबसे पहले, मैं जिस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी करवाने के लिए जाता हूँ उसके फिजियोथेरेपी वार्ड के अंदर एक बहुत ही बढ़िया जिम है। तो इवॉल्व में मैं जो भी मशीन्स इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करता हूँ ऑलमोस्ट वो सारे मशीन्स उस फिजियोथेरेपी वार्ड के अंदर है। अब ऑफ कोर्स मशीन्स हैमर स्ट्रेंथ के नहीं है, पर जो भी मूवमेंट पैटर्न्स है वो 1 to 1 सेम है। फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हुए अब एग्जैक्टली 3 हफ्ते हो गए हैं। पहले 2 हफ्तों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक मेन गोल था, उनको नेक और ट्रैप्स का जो स्टिफनेस है वो निकाल के रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करना था। वो करने के बाद हमने धीरे धीरे रिहैब एक्सरसाइजेस लगा के इन छोटे छोटे एरियाज और मसल ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करना चालू किया। तो पहली गुड न्यूज ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट मेरे प्रोग्रेस से इतना खुश है कि आज मैंने पहली बार ऑलमोस्ट 2-3 महीनों के बाद लैट पुल डाउन, मशीन रो और लैटरल रेजेस किए। तो फिजियोथेरेपिस्ट चाहती है कि 1 फरवरी होने के पहले मैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारे डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर ये सारे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूंगा। अब हम सबके जिम मशीन्स में कैसे वेट स्टैक होती है, तो इमेजिन करो कि पहली स्टैक पे पिन है यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर रेजिस्टेंस, और उसकी मदद से आप एक्सरसाइज लगा रहे हो। इवन दो वेट बहुत कम था, पेन फ्री ये 3 मूवमेंट्स लगाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी विन है। और दूसरी खुश खबर ये है कि अब मैं फाइनली घर के बाहर निकल सकता हूँ। पिछले 5-6 हफ्ते मेरे लिए इतने स्लो गए। घर से बाहर सिर्फ एक रीजन की वजह से निकलना अलाउड था, और वो था हॉस्पिटल जाना, आइदर फिजियोथेरेपी के लिए या डॉक्टर के फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के लिए। और अब क्योंकि घर से बाहर जाना अलाउड है, मेरे रूटीन में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और मैं पढ़ाई करने के लिए कैफे जा पाऊंगा या दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए किसी के घर पे मिल सकूंगा। घर के बाहर ना निकलने की वजह से पिछले 5-6 हफ्ते इतने स्लो गए कि ये गुड न्यूज इन पर्टिकुलर शेयर करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ओ लिफ्ट बंद है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, उतना ही एक्सरसाइज हो जाएगा। हो ना, लिफ्ट बंद है।
काल रात्रीपासून बंद आहे. ठीक आहे, तेवढा व्यायाम होतो. रैथेक्स एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है जो आपको अपने फुल पोटेंशियल तक जाने में मदद करता है विदाउट एनी क्रैश. इसमें 4500 mg सिट्रेलिन है फॉर ब्लड फ्लो, 1000 mg L-arginine फॉर स्टैमिना, 3500 mg बेटा एलेनिन एंड क्रियाप्योर क्रिएटिन फॉर रॉ पावर. एनर्जी और पावर का कॉम्बो. ट्राई रैथेक्स, अनलीश द रैथ. तो लंच फाइनली रेडी हो चुका है हमेशा की तरह. ये दही चावल है पर इसमें एक चेंज है. यूजुअली घर पे सब्जी बनी होती है, आज मटर उसळ बनी है. मेरा एकदम बचपन का फेवरेट है, ग्रीन पीस की सब्जी आप मान सकते हो. एक चेंज जो मैंने अपने न्यूट्रिशन में किया है वो है कि अब से मैं अपना खाना वापस ट्रैक करने लगा हूँ. जैसे जैसे रिकवरी का काउंटडाउन कम होते जा रहा है और जिम वापस जाने का जो दिन है वो पास आते जा रहा है, वैसे वैसे मैं फूड्स का वजन लेने की जो हैबिट है वो वापस अपने अंदर डाल रहा हूँ. अभी कितने 7 महीने हो गए जब से ये सब कुछ चालू हुआ है और जब से मैंने अपना न्यूट्रिशन एकदम डायल इन किया है. तो जैसे जैसे डेट पास आती है वी विल लॉक इन. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम आयुष मंधनवाल 4262. बियॉन्ड द एल्गोरिथम्स एंड स्पीड, इज देयर अ पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग अ सॉल्व, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस पैटर्न दैट यू फाइंड जेन्युइनली ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक. अब उन व्यूअर्स के लिए जो स्पीड क्यूबिंग नहीं करते उनके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा. बाय द वे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आंसर करने में बहुत मजा आता है. ये एक 3x3 रूबिक्स क्यूब है. अगर आप प्लैनेट अर्थ पे पैदा हुए हो, आई एम श्योर आपको रूबिक्स क्यूब क्या होता है ये मालूम होगा. अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए अगर एडवांस्ड मेथड की बात आई तो 4 स्टेप्स होते हैं. पहली स्टेप, एक व्हाइट कलर का क्रॉस बनाना जहां पे एक सेकंड, एक व्हाइट कलर का क्रॉस बनाना जहां पर सारे एज के कलर्स मैचिंग है. स्टेप 2 को फर्स्ट 2 लेयर्स कहते हैं जहां पर आप व्हाइट साइड के कॉर्नर्स को सॉल्व करते हो और ये एज पीसेस सॉल्व करते हो. तीसरी स्टेप येलो साइड को सॉल्व करना ऐसे, और आखिरी स्टेप PLL क्यूब सॉल्व्ड. अब इन चारों स्टेप्स में से मुझे दूसरी स्टेप सबसे ज्यादा पसंद है, यानी ये फर्स्ट 2 लेयर्स वाली. क्योंकि यार स्टेप 3 और स्टेप 4 जिसे OLL और PLL कहते हैं, उन दोनों में इतने फिक्स्ड एल्गोरिथम्स होते हैं. जब केस आती है उसे रिकॉग्नाइज करो और उसे जल्दी से सॉल्व करो. फिर PLL सेम, रिकॉग्नाइज करो, एल्गोरिथम इस्तेमाल करके सॉल्व करो. तो वो जो ब्यूटी आर्टिस्टिक एलिमेंट है वो मुझे फर्स्ट 2 लेयर्स सॉल्व करते वक्त नोटिस होता है, क्योंकि तब इतने ज्यादा रूल्स नहीं रहते. हाँ एल्गोरिथम्स होते हैं पर आप किस तरीके से पैर्स बनाते हो, लुक अहेड की मदद से एक पैर सॉल्व करते वक्त दूसरी पैर के पीसेस कहां मूव हो रहा है वो देखते हो. वो सब मुझे बहुत पसंद है. अरे राउंड 2. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम आदि ट्रेड्स 13. इस ओवरऑल फुल्ली नेगेटिव और डीमोटिवेटिंग फेज ऑफ लाइफ में हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे पॉजिटिव एंड ऐसे लोज में भी हाउ डज वन लर्न टू बी पॉजिटिव. तो यार मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने स्ट्रगल्स को काफी ज्यादा डाउन प्ले करेगा. आई डू बिलीव कि इस दुनिया में ऐसे और लोग होने चाहिए जो सिर्फ हाईज ही नहीं बल्कि लोज भी दिखाते हैं. ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैं इस रिकवरी फेज को भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. अगर आप रील्स फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो कुछ दिन और कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जहां पर दोपहर में मुझे वर्टिगो आ जाता है, अचानक से कोई फ्लेयर अप आ जाता है और मुझे रात तक आराम करना पड़ता है. तो मैं आपको झूठ बोल के नहीं बोलने वाला कि यार उस फेज में भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ड्रिवन था. नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मिनी एपिसोड आया था जिसकी वजह से मैं वापस 5 घंटों के लिए लेटा हुआ था. जब उससे गुजरना पड़ता है तो इन द मोमेंट मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता. इनफैक्ट वो मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत डीमोटिवेटिंग होता है. पर फिर अगली सुबह जब वो थोड़ा सा टेपर डाउन करता है, जब मैं फिजिकली केपेबल हो जाता हूँ, तब मैं कोई ना कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ जिससे मैं खुद को पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट कर सकूं. अब लो लगना और सैड लगना ये मेंटल चीज है. मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि आप मेंटल प्रॉब्लम्स अगर माइंड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे देन इट विल बाइट बैक. अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम्स है, ट्राई टू सॉल्व देम इन अ फिजिकल वे. अगर आप फिजिकली केपेबल हो तो मे बी थोड़ा सा काम करो. अगर आपकी कोई हॉबीज है तो वो करो. अगर आप चलने के लिए जा सकते हो तो वो करो. ऐसा कुछ करो जिससे आप वापस मोशन में आ जाओगे. ये जो Q&A वीडियो है ये मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है. खुद को मेंटली सेन रखने के लिए ये मेरा मीडियम है. मैं खुद को एक आर्टिस्ट मानता हूँ. मैं वीडियो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बनाता. तो हाँ, ऐसा कुछ ढूंढो जिससे आप पॉजिटिवली खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे. और मैंने पॉजिटिवली इसीलिए कहा क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन का एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है. 2 घंटे इंस्टाग्राम रील्स पे डूम स्क्रॉल करो, आपको समझ में आएगा. हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ डूम स्क्रॉलिंग? किसी को अच्छा नहीं लगता. तो एक लैंग्वेज सीखो. अगर आप फिजिकली केपेबल हो तो एक्सरसाइज करो. और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके थ्रू मैं बाय द वे गुजरा हूं, 8-10 दिनों के लिए बेड रिडन होना, तो वो डीमोटिवेटिंग और लो लगने का पीक है. उस पोजीशन में यू आर फोर्स्ड टू सॉल्व मेंटल प्रॉब्लम्स यूजिंग द माइंड, और वो एक बहुत ही अनप्लेजेंट स्टेट है. वहां पर नहीं जाते.
बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यार जो लोग इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक कैमरा नर्ड हूँ। मुझे फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारी चीजें पसंद है। पर फन फैक्ट, जब मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मेरे पास एक कैमरा नहीं था, ना मुझे कैमरा चलाना आता था, ना प्रीमियर प्रो जैसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता था। इसीलिए तब मैंने अपने सेकंड हैंड आईफोन SE पे सारे वीडियो शूट और एडिट करना चालू किया था। और वैसे करते करते जब मेरे 70,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तब मैंने यूट्यूब के ही एडसेंस से जो भी पैसा आया उसे री इन्वेस्ट करके मेरा पहला कैमरा खरीदा था, जो था एक कैनन M50। वो कैमरा जब आया तो उसे कैसे चलाते हैं वो मैंने सीखा, पिक्चर प्रोफाइल्स क्या होते हैं ये सीखा, प्रीमियर प्रो पे कलर ग्रेड और एडिट कैसे करते हैं ये भी सीखा। अब ओवर द इयर्स मेरी जो कैमरा जर्नी है वो इवॉल्व होते होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है जहां पर जब वीडियोस बनाने की बात आती है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो, तब मेरी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक साइड ये चाहती है कि ये वीडियो सबसे खूबसूरत तरीके में बने। मैंने 2024 साल के मॉनसून में ये कैमरा लिया था। ये है सोनी का सिनेमा लाइन कैमरा FX30। अब ओवरऑल ये कैमरा लेने के बाद मैं इस परचेज से काफी ज्यादा खुश था, पर ओवर द इयर्स मैंने ये नोटिस किया कि इस कैमरे का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है जो इसे व्लॉगिंग और सोलो फिल्म मेकिंग के लिए सूटेबल नहीं बनाता, और वो है इसका वेट। हाँ, इस कैमरे के जो भी फीचर्स है, जो इमेज क्वालिटी आती है वो बहुत सुंदर है, पर जब से मैंने ये कैमरा लिया है मैंने आप लोगों के साथ ऐसे वन ऑन वन बहुत कम बातें की है। ये कैमरा इतना बल्कि और इतना भारी होने की वजह से मुझे YouTube वीडियो शूट करने के पहले हमेशा अवधूत को बुलाना पड़ता है। मैं और अवधूत इसके बारे में रिसेंटली बात कर रहे थे। जब से मैंने ये कैमरा लिया है अवधूत ने मेरा कैमरा मुझसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि मुझे फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग बहुत ज्यादा पसंद है, खुद के वीडियोस इतने फ्रीक्वेंटली ना शूट कर पाना, इससे मेरे अंदर का आर्टिस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। इसीलिए हाई चांसेस है कि आने वाले 1 या 2 हफ्तों में मैं इस कैमरे को एक्सचेंज करके एक नया कैमरा लूंगा। पर ये शायद एक कैमरा अपग्रेड नहीं बल्कि एक कैमरा डाउनग्रेड होगा। कैमरास की अगर बात की तो मेरे पास 2 कंटेंडर्स हैं। उनमें से एक APS-C है जिसे मैं एक डाउनग्रेड की तरह कंसिडर करता हूं, पर मेरे करंट नीड्स के लिए आई थिंक वो परफेक्ट है। और एक फुल फ्रेम कैमरा है विच आई हैव बीन आइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप कैमराज में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज अपने गैसेस नीचे डाल देना। मैं अगले वीडियो में आपको एक अपडेट दूंगा। पर पिछले कुछ हफ्तों से, मैं कहूंगा एक्चुअली हफ्तों से नहीं, पिछले कुछ महीने से मैं इतने ज्यादा कैमरा वीडियोस देख रहा हूँ। अगर आप इस मॉनिटर पे टैब्स ओपन देखोगे हमेशा इधर कैमरा रिव्यूज होंगे, POV फोटोग्राफी होगी, बहुत ब्यूटीफुल सिनेमैटिक वीडियोस होंगे या सोनी की वेबसाइट होगी। काश एक दिन सोनी एक वीडियो स्पॉन्सर करेगा, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अर्जुम पाशा। व्हाट्स योर एडवाइस अबाउट रेस्ट बिटवीन सेट्स फॉर मसल गेन लीन बल्किंग। रेस्ट बिटवीन सेट्स की अगर बात आती है तो वो एक फिक्स नंबर कभी नहीं होता। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि बेस्ट मसल गेन रिजल्ट्स पाने के लिए आपको एग्जैक्टली 2 मिनट 22 सेकंड रेस्ट करना चाहिए। इन माय ओपिनियन रेस्ट बिटवीन सेट्स एक रेंज है, एक फिक्स नंबर नहीं। मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट रेंज 3 से 5 मिनट है। अब ये रेंज क्यों है? क्योंकि कुछ मूवमेंट्स ज्यादा फटीग जनरेट करते हैं। अगर आप स्क्वाट्स फेलियर तक लगाओगे ऑल आउट तो उस सेट के बाद आपको नेचुरली ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू अ बाइसेप कर्ल। हाँ, अगर बाइसेप कर्ल फेलियर तक किया तो आपके बाइसेप्स की वाट लगने वाली है, पर ओवरऑल अगर आप अपने बॉडी को देखोगे तो स्क्वाट लगाने के बाद आपको ऐसे जमीन पे बैठ के सांस वापस लानी पड़ती है। तो जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं कंपाउंड मूवमेंट्स के बीच 5 मिनट के लिए रेस्ट करता हूँ और इजियर आइसोलेशन मूवमेंट्स पे 3 मिनट। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कर रहा है वो सिर्फ 30 सेकंड या सिर्फ 40 सेकंड रेस्ट करते हैं और वापस अगला सेट लगाते हैं। इन माय ओपिनियन इतना कम रेस्ट लेने से आप अगले सेट के लिए रेडी नहीं होते। अगर आप सचमुच ऑल आउट ट्रेन करोगे तो 40 सेकंड के बाद A, आपकी सांस वापस नहीं आई होती है, और B, आपके मसल्स के अंदर जो ATP होता है वो फुल्ली वापस नहीं आया होता और आप अगले सेट को अपना 100% नहीं दे पाते। एडिशनली अगर आप सारा प्रोग्रेस नोट्स ऐप में ट्रैक करते हो तो अगले सेट को अपना 100 परफॉर्मेंस देने के लिए सफिशिएंट रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। इतने सारे महीनों के बाद एक बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन आंसर करके मजा आ गया। बहुत टाइम हो गया जब से मैंने ट्रेनिंग रिलेटेड ऐसी बातें किया और इंस्टेंटली वो पैशन बाहर आती है।
फाइनली आज मैंने 6 हफ्तों के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हैं। आउटफिट देखो, मसल ब्लेज का ग्रे हुडी, जॉगर्स, व्हाइट शूज। तो मैंने बुक की है एक कैब। अब आप बोलोगे कैब क्यों बुक की, रिक्शा क्यों नहीं, बड़े लोग बड़े बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल ऑटो में बैठना अलाउड नहीं है क्योंकि ऑटो के जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हार्श होते हैं, तो गर्दन को, स्पाइन को उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और सेकंड रीजन कि मैं कैब लेके जा रहा हूँ वो है कि अभी तक ड्राइव करना अलाउड नहीं है, दोनों मेरे सेफ्टी के लिए और रास्ते पे जो भी दूसरे लोग हैं उनके सेफ्टी के लिए। कैसे हो भैया? मस्त मस्त। 7300। बैठने के पहले आर्यन ने मुझे वार्न किया था कि गाड़ी में बहुत बदबू आने वाली है, पर कुछ नहीं है ना। क्या न्यू बैग फॉर माई शूज, टेनिस बैग? हाँ यार, 4 घंटे खेलता हूँ ना तो वो जूतों में थोड़ा स्वेट, इट्स लाइक इनग्रेन्ड इन द शू। 2 दिन पहले सब्सक्राइबर आके मुझे मिले और उन्होंने कहा कि उनका सपना एक टेनिस प्रो बनना था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से वो अब खेल नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझे आर्यन को कन्वे करने के लिए बोला है दैट ही नीड्स टू फुलफिल दैट अदर गाइज ड्रीम्स। थैंक यू फॉर, आई गेस, ट्राइंग टू लिव योर ड्रीम थ्रू मी एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट। तो मस्त सनसेट गोल्डन आवर के वक्त हम वापस घर आ गया। कैफे जाके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कैफे जाने के बाद पता है मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए बस बैठ के पूरा मोमेंट अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहा था और कैफे में आजू बाजू देख रहा था। ये वही कैफे है जहाँ पर मैं एटलीस्ट 50 बार जा चुका हूँ, पर इतने हफ्तों के बाद बाहर निकलने की वजह से मैं बहुत सारी चीजें नोटिस कर रहा था। बस डिजाइन कैसा है, दीवार पे किस टाइप का पैटर्न है, तो जो चीजें हम यूजुअली फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो जब छीन ली जाती है तो वापस जाने के बाद हम एक बहुत ही अच्छे और ग्रेटर अप्रिसिएशन से वापस जाते हैं। पर लॉक्ड इन पढ़ाई सेशन भी बहुत बढ़िया गया। ये जो कॉफी है ये मैंने कल के लिए लिया, तो कल सुबह इसे पीने में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द हेकेक्स। आई वांट टू बी अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बट आई एम वरीड एंड हैसल टू स्टार्ट, डू यू हैव एनी टिप्स? यार टिप्स तो बहुत है। सबसे पहले मुझे आजकल की फिटनेस इंडस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन क्योंकि लोगों के पास फिजिक होती है पर पर्सनैलिटी नहीं। आप किसी भी फिटनेस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, आपको क्या दिखेगा? सिर्फ बॉडी बॉडी, प्रोटीन प्रोटीन, तो उसमें कोई यूनिक चीज नहीं है। वर्सेस अगर आप खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग हो जिसके पास एक फिजिक है तो वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। और मैंने खुद की जर्नी काफी ज्यादा एनालाइज किया। मैं ट्रूली मानता हूँ कि मैंने डे 1 से फिजिक से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी और अपने इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट किया है। दूसरी चीज, अगर आप अभी एक बिगिनर हो तो आई थिंक ये स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है। लोगों को एंड रिजल्ट नहीं बल्कि जर्नी देखना पसंद है। दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन्ड। अगर आप जर्नी डॉक्यूमेंट करोगे तो कुछ सालों के बाद वो लोग जिन्होंने आपकी पूरी जर्नी देखी है वो आपसे काफी ज्यादा अटैच्ड होंगे। हाँ, मे बी अभी आपकी फिजिक नहीं है। जब मैंने 17 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल बनाया था मेरी खुद की भी फिजिक नहीं थी, आज भी नहीं है। एटलीस्ट डेऑन वेऑन से कंपेयर किया तो बहुत ही एवरेज फिजिक है, पर वो जो जर्नी है वो स्पेशल है। एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ वो मेरे जैसे कपड़े पहनते हैं। चलो कपड़े तो ठीक है, पर मैं जिस प्रकार से बात करता हूँ वैसे ही बात करते हैं, तो दैट इज मी, दैट इज नॉट यू। अगर आप मुझे इन रियल लाइफ मिलोगे मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बहुत स्लोली, सोच समझ के, बहुत आर्टिकुलेट होके। तो मे बी आपकी पर्सनालिटी वैसे नहीं है, इसीलिए आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, वैसे ही दुनिया को दिखाओ, क्योंकि लोग आपको देखने के लिए आपके चैनल पे आया है। आप दूसरों का इमिटेशन कैसे करते हो वो देखने के लिए नहीं। तो यार मैं एक कन्फेशन बनाना चाहता हूँ, मैं कितने भी रील्स बना लूं, जो खुशी मुझे यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने के बाद मिलती है वो खुशी मुझे 100 रील्स बनाने के बाद भी नहीं मिल सकती। किसी ने मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई आई एम हैप्पी यू आर बैक बिकॉज लॉन्ग फॉर्म इज वेयर यू बिलोंग। वो पढ़ के मुझे यार क्या ही बोलूं। और ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट शूट करते वक्त मुझे वो सेम फीलिंग आ रही है। एंड बाय द वे आप सब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हो ना, इसीलिए मुझे अपनी ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे ऑडियंस में पता है क्या है? डेप्थ है। आपको ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि भाई चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बता दो। इस पूरे Q&A में जो भी क्वेश्चंस है वो इतने सुंदर क्वेश्चंस है कि मुझे खुद आंसर करते वक्त मजा आता है। यू गाइज आर द बेस्ट।
ओ भाई साहब, अभी अभी मैंने और दीवा ने मिलके सेवरेंस नाम का टीवी शो खत्म किया। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर इस टाइप के शोज देखना पसंद है तो सेवरेंस डेफिनेटली चेकआउट करो। एक सेकंड, इसको थोड़ा कोजी बनाते हैं। अगर आपके पास एक एप्पल टीवी सब्सक्रिप्शन है तो ये शो जाके जरूर देखना। एक तो यार एप्पल टीवी की जो क्वालिटी होती है वो एक नंबर होती है। सारे शोज HDR में एक्सपोर्टेड होते हैं, इसीलिए देखने में बड़ा मजा आता है। इवन दो एंडिंग देख के मेरा मूड खराब हो गया, मैं इस शो को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। पहले के 2-3 एपिसोड थोड़े से स्लो है, पर हर एपिसोड का एंड एक क्लिफ हैंगर है, इसीलिए अगला 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 ऐसे करते करते आप ये शो खत्म करोगे। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 सीजन है, आई थिंक 10 एपिसोड ईच। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम नेल सर्व 13, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स लाइक रिलेशनशिप्स। तो यार आई डोंट थिंक रिलेशनशिप्स को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह देखना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर आपकी रिलेशनशिप आपके काम से और आपके सपनों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फिर कुछ तो गड़बड़ है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो आपकी गलती है, पर अगर आपका सिग्निफिकेंट अदर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि आपके सपने थोड़े से बड़े हैं, आपको काम वाम करना है, तो फिर मे बी इट्स टाइम। मतलब मैं कैसे आपको ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रहा, ये वीडियो देखने के बाद ब्रेकअप मत कर देना। मैं बस बोल रहा हूँ कि इट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। देखो, एक रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप आपको अपने सपने की ओर ज्यादा पुश करती है। तो अगर आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, तो इन अ वे आपको अपने काम में मदद मिलनी चाहिए। आजकल का जो भी रिलेशनशिप सीन है वो कैसे होता है वो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से एक ही रिलेशनशिप में हूँ, टचवुड। इसीलिए बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करो। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो एक बार खुद को भी पूछो कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूँ। क्या मैं ही उसको टाइम नहीं दे रहा और सारा टाइम बस काम 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 कर रहा हूँ। तो एक बार बस जूम आउट करके सोचो। पर अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो और आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देन दैट इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन वेरी इजीली। पर जैसे मैंने कहा, एक अच्छी रिलेशनशिप आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होती है, डिस्ट्रैक्टिंग या बुरी नहीं। तो यार इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, और मैं आपके क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।